हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर। और बेटा हम लोग पिछले टर्म पे पढ़ रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग ने समझा कोऑर्डिनेशन का मतलब। फिर मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में मिलकर पूरे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उन सब के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन मिलकर? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक चार्ट, एक नर्वस सिस्टम का चार्ट। उसमें मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेन एक्सिस में प्रेजेंट हो नर्वस सिस्टम का पार्ट, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और जो पेरीफेरी यानी बॉडी की पेरीफेरी पे प्रेजेंट हो उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है, जो सेंटर एक्सिस से पास हो रहा है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो वही दोनों जो हैं यानी स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व ये पूरी बॉडी में फैल जाती हैं और वो बनाती हैं हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेन के तीन पार्ट है, फोर, मिड एंड हाइंड ब्रेन। सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या है? जब ब्रेन से हमारे या सीएनएस से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आए किसी इफेक्टर और किसी वॉलेंट्री स्ट्रक्चर पे, वॉलेंट्री ऑर्गन पे, जैसे मेरा हाथ, जैसे मेरा पैर, जैसे मेरा पेट, जिस भी चीज को मैं अपने विल पावर से कंट्रोल कर पाऊं, तो अगर वहां पे मैसेज आता है बेटा तो उसको हम लोग कहते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और अगर मैसेज जो है सीएनएस से जाए किसी इनवॉलेंट्री ऑर्गन में, जैसे हार्ट में, जैसे किडनी में, जैसे लंग्स में, जैसे इंटेस्टाइन में, अगर यहाँ पे मैसेज जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। शाबाश। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक को बोला था हम लोगों ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को बोला था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑर्गन की एक्टिविटीज को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जनरल वे में याद रखो तो, ठीक है, जैसे हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करेगा, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिक्रीज करेगा। तो जनरली वो क्या करता है? किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस इंक्रीज एक्टिविटी को वापस उसकी पोजीशन में ले आता है। तो इतनी बातें बेटा हम लोग ने पिछले टर्म पे पढ़ी थी। अब एक छोटा सा और फटाफट हम लोग चार्ट बनाते हैं और उसके अंदर फिर से नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं कि नर्वस सिस्टम में है क्या क्या चीजें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूरल टिश्यूज। कौन कौन से न्यूरल टिश्यूज हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूरल टिश्यूज दो तरह के हैं बच्चों। ठीक, एक जो होता है एक को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरॉन। ठीक, और दूसरे को बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल और ग्लियल सेल। इसी का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है? ग्लियल सेल। फिर बेटा इनको किस पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको देखते हैं। तो न्यूरॉन को हम लोग जो है, न्यूरॉन के डिवीजन को तो बाद में देख लेंगे। ये लेस देन 50% पार्ट बनाता है, यानी अगर 100% है न्यूरल टिश्यूज तो लेस देन 50% पार्ट ऑफ टोटल न्यूरल टिश्यू। ठीक है, और ये जो होता है न्यूरोग्लियल सेल्स, ये बनाती है मोर देन 50% पार्ट। कितना पार्ट बनाती है बेटा? मोर देन 50% पार्ट ऑफ टोटल न्यूरल टिश्यू। ठीक बच्चों, फिर अब आगे देखिए। अब ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले इतनी बात लिख लो। ठीक है, न्यूरॉन का काम क्या होता है? किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, रिसीव करना और उसको ट्रांसमिट करना। तो न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट्स
in detection, transmission and and receive of स्टिमुलस। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या करता है, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है। जैसे स्टिमुलस क्या होता है, तो हम पहले उसी को समझ लेते हैं एक लाइन में कि स्टिमुलस होता क्या है। ठीक है, तो स्टिमुलस का मतलब बेटा क्या होता है, कोई भी चेंज इन इन्वायरमेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ स्टिमुलस में, जैसे मान लीजिए अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम से मैं तेज एसी कर दूं, एसी का टेम्परेचर बहुत कम कर दूं, तो मुझे ठंडी लगने लगेगी। ठीक है, तो क्यों ठंड लग रही है, क्योंकि मैंने बाहर का एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सिमिलरली अगर मैं हीटर जला लूंगा तो मुझे गर्मी लगने लगेगी। क्या किया मैंने, बाहर का एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज कर दिया। ठीक है, पिन लाया, पिन से अपनी स्किन को प्रिक किया, क्या किया, पिन प्रिक किया तो मुझे पेन हुआ। क्यों हुआ पेन, क्योंकि मैंने बाहर का जो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट था उसमें चेंज लाया, पिन लाए ना, एक पिन से हमने उसको प्रिक किया स्किन को, तो इसका मतलब चेंज लिया है। तो दैट मीन्स कोई भी चेंज इन आउटर एनवायरमेंट या फिर इनर एनवायरमेंट। इनर एनवायरमेंट में चेंज है, जैसे जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूस प्रॉपरली फ्लो कर रहा है, मान लो डाइजेस्टिव जूस कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो दोनों ही चीजें दिक्कत करती है, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, हमें पेट में दर्द होने लगेगा। तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो एंजाइम जो एक्विलिब्रियम में रहते हैं वो डिस्टर्ब हो गए, या फिर ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर या कोई केमिकल डिस्टर्ब हो जाए। डिस्टर्ब का मतलब कम या ज्यादा हो जाए, या किसी एंडोक्राइन से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो कम या ज्यादा हो जाए। तो कभी भी कोई भी चीज अंदर बॉडी के अंदर कम और ज्यादा होती है तो हमको एक मैनिफेस्टेशन मिलता है, एक सिम्टम मिलता है, और उसी को हम लोग कहते हैं स्टिमुलस, जिसकी वजह से हमें पेट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ। तो ये सब चीजें हुई। जैसे कोई वायरस गया तो वायरस ने अंदर इन्फेक्शन किया, तो जिसकी वजह से हमें बुखार हो गया। तो वहां पे भी क्या हुआ, वायरस ने अंदर के जो इन्वायरमेंट को क्या किया, चेंज किया। तो स्टिमुलस का मतलब बेटा क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन इन्वायरमेंट। क्या मतलब होता है इसका बच्चों, चेंज इन इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट बाहर का भी हो सकता है और अंदर का भी हो सकता है, आउटर और इनर साइड ऑफ बॉडी। समझे मेरी बात को सब लोग। तो आउटर और इनर साइड ऑफ बॉडी में जो भी चेंज इन इन्वायरमेंट हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। फिर उसके बाद बच्चों तो देखो न्यूरॉन के बारे में क्या क्या, चलो पहले सबसे पहले न्यूरल टिश्यूज। न्यूरल टिश्यूज के दो, न्यूरल टिश्यूज में मिली दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल जो होती है मोर देन 50% पार्ट बनाती हैं, और न्यूरॉन जो होते हैं लेस देन। जबकि हमको लगता है कि हम लोग न्यूरॉन 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 बोलते रहते हैं, तो न्यूरल टिश्यू में हो सकता है कि न्यूरॉन होते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न्यूरॉन जो होते हैं वो लेस देन 50% होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको मैं वो बातें बताता रहूंगा जिस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये लेस देन 50% होता है न्यूरॉन। ठीक बेटा, अब न्यूरॉन लेस देन 50% पार्ट होता है टोटल न्यूरल टिश्यू का। काम क्या होता है, ये किसी भी स्टिमुलस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, उसको रिसीव करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। कहां पर, या तो सीएनएस की ओर या सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन की ओर। ठीक, तो न्यूरॉन का बेसिक ये काम होते हैं, बाद में हम लोग न्यूरॉन के काम डिटेल में पढ़ेंगे ही। ठीक है, फिर आपने पढ़ा स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन इन्वायरमेंट। बाहर का एनवायरमेंट चेंज होगा तो भी हमको स्टिमुलस मिलेगा, अंदर का एनवायरमेंट चेंज होगा तो भी स्टिमुलस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये तो हो गया न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल के बारे में। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम न्यूरोग्लियल सेल को आगे बताते हैं। को नोट कर लिया होगा, जो नहीं नोट कर पाया है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पीछे एक बार बैक रिवाइंड करेगा और फिर से देखेगा। ठीक, मैं इनकी डिफिनेशन को हटा दे रहा हूं फटाफट। क्योंकि हमको डिफिनेशन नहीं लेके चलना है, ठीक है, हमको लेके चलना है मेनली इसका चार्ट। ठीक, तो मैंने इसको हटा दिया, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब न्यूरोग्लियल सेल के चार्ट पे चलते हैं। न्यूरोग्लियल सेल बेटा, न्यूरॉन का चार्ट, न्यूरॉन को बाद में डिटेल करेंगे, ठीक है, तो न्यूरॉन को हम यहाँ पे रोक देते हैं। न्यूरोग्लियल सेल जो होती है वो दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं मैक्रोग्लियल सेल। क्या बोलते हैं बच्चों,
मैक्रोग्लियल सेल। अब मैक्रो का मतलब होता है बड़ी, मैक्रो का मतलब हमेशा क्या होती है, बड़ी। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप जूलॉजी पढ़ेंगे तो आपको टर्म पे फोकस करना है और साथ साथ किस पे फोकस करना है, डायग्राम पे। टर्म की मीनिंग अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो हर जगह सेम रहेगी, ठीक है। ये बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। जैसे मेरा नाम नीतीश है तो मेरे नीतीश की मीनिंग, चाहे आपका नाम नीतीश होगा तो भी वही रहेगी, मेरा नाम रहेगा तो भी वही रहेगी, किसी का भी नाम रहेगा। सिमिलरली मतलब जो होते हैं किसी भी टर्म के, वो हमेशा क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और लार्ज ग्लियल सेल यानी न्यूरोग्लियल सेल। और माइक्रोग्लियल सेल क्या हो जाते हैं बच्चों, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल। तो माइक्रोग्लियल सेल यानी छोटी ग्लियल सेल। अब छोटी ग्लियल सेल के बारे में थोड़ा ही है तो इसीलिए छोटी ग्लियल सेल को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। जो माइक्रोग्लियल सेल है ये स्मॉल होती है ना। माइक्रोग्लियल सेल बेटा बिल्कुल वैसे ही दिखती जैसे अमीबा। तो जैसे अमीबा नहीं होता है कि इस तरीके से अपने शेप को चेंज करता रहता है, और जब भी कोई फॉरेन बॉडी आती है, जैसे मान लो ये फॉरेन बॉडी है, ठीक, तो फॉरेन बॉडी को क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। तो मान लो ये फॉरेन बॉडी है, ठीक, इसको हम लिख भी देंगे अभी फॉरेन बॉडी। इसको इनगल्फ कैसे, कप बनाकर, एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाकर उसको इनगल्फ कर लेता है, ठीक। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। तो ये माइक्रोग्लियल सेल, और फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर से अपने शेप में आ गया, है ना। ये फॉरेन बॉडी उसका फूड वैक्यूल में चला गया, और न्यूक्लियस। तो माइक्रोग्लियल सेल जो होती हैं, है ना, उनका काम क्या होता है बेटा, ये माइक्रोग्लियल सेल है, काम आपने देख ही लिया क्या होता होगा। ये इनगल्फ कर लेती है क्या चीज, फॉरेन पार्टिकल्स को। तो ये फॉरेन बॉडीज को क्या कर लेती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं। तो ये है फॉरेन बॉडी, जिसको ये इनगल्फ कर लेती है, ठीक है। ये इनका न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, माइक्रोग्लियल सेल स्मॉल सेल्स होती है, स्मॉल ग्लियल सेल होती है, पहला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इट इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स। अब फॉरेन पार्टिकल में वायरस, जैसे मान लो कोई वायरस, पैथोजन, कोई भी चीज, या कोई बाहर का कोई पार्टिकल, या टूटी फूटी सेल, कोई भी चीज, सेल डेब्रिस हो, फॉरेन बॉडी हो, पैथोजन हो, कोई भी चीज अगर न्यूरल टिश्यूज के पास पहुंचेगी तो माइक्रोग्लियल सेल उनको हार्म पहुंचाने से रोकेगा, उनको नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। तो इट इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स। अब फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं ना बच्चों, फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक। अब ये तो होगी एक बात माइक्रोग्लियल सेल की, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। अब हम लोग आ जाते हैं फिर मैक्रोग्लियल सेल पे। चार्ट ही बनाना है, चार्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो चार्ट को ही लेके चलेंगे हम लोग। अब मैक्रोग्लियल सेल के अंदर बच्चों क्या आता है, तो मैक्रोग्लियल सेल में दो तरह की सेल होती है, एक होती है एस्ट्रोसाइट। कौन सी सेल होती है, एस्ट्रोसाइट। और दूसरी होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। कौन सी सेल होती है बेटा, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक। अब दोनों का मीनिंग क्या है वो भी बताते हैं अभी आपको। तो एस्ट्रोसाइट और ओलिगोडेंड्रो, ओलिगो का मतलब होता है हमेशा फ्यू, क्या मतलब होता है, फ्यू। डेंड्रो मतलब डेंड्रॉन, ठीक है, यानी कम डेंड्रॉन। अब आपने पढ़ा है ना न्यूरॉन में साइटोन, डेंड्रॉन, बाद में हम पढ़ाएंगे भी। और साइट का मतलब सेल। तो ऐसी सेल जिसके पास कम डेंड्रॉन हो, ठीक है, जिनके पास कम डेंड्रॉन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये माइलिन शीथ बनाती है। कैसे बनाती है ये हम लोग अभी आगे आके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम क्या होता है, इसका फंक्शन। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इट कंटेन्स सम डेंड्रॉन्स। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट फॉर्म्स माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कैसे बनाती है अभी हम आपको बताएंगे डिटेल में, ठीक है। फिर एस्ट्रोसाइट पे आते हैं। एस्ट्रोसाइट के भी दो पार्ट होते हैं। अच्छा, एस्ट्रोसाइट का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोसाइट का मतलब होता है, एस्ट्रोसाइट का मतलब होता है, एस्टर का मतलब होता है बेटा स्टार, और साइट का मतलब सेल। यानी ऐसी सेल जो किस तरह की दिखेंगी, स्टार शेप दिखी। और ये भी दो पार्ट में डिवाइड की जाती है।
ठीक, अब पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे तुम्हें समझाता हूँ।